नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है पबैट टॉक्स बाय अनिकेत। आज का हमारा लेक्चर है मैरी पार्कर फॉलेट के ऊपर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको कह सकते हैं एक तरह से द ओनली फीमेल थिंकर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एकमात्र ऐसी फीमेल थिंकर हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इनका बहुत ही अच्छा मतलब इनका कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब के ऊपर इन्होंने बोला है, लीडरशिप तक की बोला है। तो इनका जो रोल है ना बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड है। और ये ओनली फीमेल थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ इम्पॉर्टेंस के बेसिस पे। ये एकमात्र ऐसे थिंकर हैं जो कि लेडी हैं और इनको हम लोग बहुत ही वाइड मतलब एस्पेक्ट के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इनको प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। किसने बोला प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट? इनको बोला है पीटर ड्रकर ने। आगे बढ़ते हैं। इनका जो वर्क का करेक्टरिस्टिक है ना, एक अगर हम स्पेसिफिक वर्ड दें इनको तो स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक डायनेमिज्म। इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देती थी ये। इन्होंने लीडरशिप की बात करी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात करी है, जहाँ पे ये ऐसे टाइम्स आती हैं कि मतलब जब क्लासिकल थिंकिंग और अप्रोच बहुत ही पीक पे थी, उस टाइम पे इन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को रखा। इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कंट्रोल कैसे करना है, मैन कंट्रोल होना चाहिए, लीडरशिप फंक्शनल होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बहुत तवज्जो दी है, बातचीत का तरीका, कोऑर्डिनेशन, इन सबको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया है इन्होंने। ऐसा मतलब कहा जाता है कि ये अपने समय से बहुत आगे थी, अपने समय से बहुत आगे थी। क्यों आगे थी? क्योंकि उनकी जो सोच थी वो बहुत आगे थी। वो भले ही एज अ थिंकर जो मतलब उस टाइम पे थी जब आपका क्लासिकल थिंकिंग पीक पे थी और वो काम कर रही थी, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस जमा रही थी, लेकिन उन्होंने उस थिंकिंग को भी छोड़ के आगे की ओर सोचा और ह्यूमन एस्पेक्ट पे भी काम किया। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा आगे थी अपने टाइम से। ठीक है, इन्होंने किस किस चीज़ पे बात करी है? कॉन्फ्लिक्ट पे बात करी है, लीडरशिप पे, ऑर्डर पे, पावर पे, अथॉरिटी एंड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब हम पढ़ेंगे। अब फॉलेट को जैसे मैंने बताया वो अपने समय से बहुत आगे थी, वो अपने समय से बहुत आगे थी। उनको एज अ ब्रिज देखा जाता है, एज अ ब्रिज देखा जाता है क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बीच में। ठीक है, क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बीच में एक एज अ ब्रिज देखते हैं हम इनको। इनको एज अ ब्रिज देखा जाता है क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बीच में। ठीक है, क्लासिकल क्यों इनको कह सकते हैं? ये इनको हम कह सकते हैं कि हाँ, मैरी पार्कर फॉलेट जो हैं वो क्लासिकल क्यों बोली जाती हैं? ये क्रोनोलॉजी वाइज क्लासिकल हैं, क्रोनोलॉजी वाइज क्लासिकल हैं। इनके भी प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं यूनिवर्स। और वैसे ही ये ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट को भी टच करती हैं। इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की बात करी है, कोऑर्डिनेशन की बात करी है, साथ ही साथ लीडरशिप की बात करी है, अथॉरिटी की बात करी है, कंट्रोल की बात करी है, ऑर्डर, पावर, इन सब की बात करी है। तो इनको जो ह्यूमन रिलेशन टच दिया है इन्होंने, इसके कारण इनको ब्रिज बोलते हैं क्लासिकल और हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बीच में, अप्रोचेस के बीच में। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे एक काम आपके लिए आता है, बड़ी जल्दी मैंने बता दिया कि कमेंट करना है आपको कि हाँ, मैरी पार्कर फॉलेट की बुक्स का नाम क्या है। 3 बुक्स हम पढ़ते हैं, 3 बुक्स पढ़ते हैं। ये बुक्स आ भी चुकी हैं यूजीसी नेट में। आप इनके बारे में बताइए कि हाँ, इन बुक्स का नाम क्या था। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, बहुत ही फेमस बुक्स हैं। इनके बारे में बताइए आप लोग कमेंट करके, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़िए। पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता है कि हाँ ये सब कर सकें, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए, आपके अपग्रेडेशन के लिए, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए ही तो ये सब किया जा रहा है। आप अपने ब्रेन को कैसे शार्पन करोगे? आप अपने जो भी थिंकिंग है, आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज के जो भी स्कोप है उसको कैसे वाइडन करोगे? ऐसे ही वाइडन करोगे जब जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका तुरंत आंसर दो। फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को ये इनएविटेबल बोलती हैं। इनएविटेबल का मतलब इसको रोका नहीं जा सकता, इसको हटाया ही नहीं जा सकता।
आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, आप रियल वर्ल्ड में भी देखो, आप जिस घर में रहते हो वहाँ पे भी आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपके अपने ही लोगों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, कि हाँ मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मैं सफाई नहीं करूँगा, इस तरीके से मैं आज नहीं जाऊँगा वहाँ पे पढ़ाने के लिए, इस तरीके से कुछ ना कुछ होता है कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे। मम्मी ने कुछ बोल दिया तो आप गुस्सा हो गए, भाई ने कुछ बोल दिया या फिर मार दिया तो आप गुस्सा हो गए, है ना। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो इनएविटेबल है, मतलब उसको हटाया या बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है या फिर पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव वे में ऑर्गेनाइजेशन की मतलब ऑर्गेनाइजेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप को बढ़ाने के लिए, उसकी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, उसके हक में हम कॉन्फ्लिक्ट को एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव वे में देख सकते हैं। मैरी पाकर फॉलेट इसीलिए अहेड ऑफ टाइम थी, है ना। जैसे कॉन्फ्लिक्ट में हम ये भी बात कर सकते हैं, जैसे आज रशिया और यूक्रेन जो हैं लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन जो लड़ रहे हैं एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, ज़मीन के टुकड़े के लिए, डोनेबास रीजन है, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो हम कॉन्फ्लिक्ट ये तो देख रहे हैं, ये सब है ना, ये सब कॉन्फ्लिक्ट हैं। हम अगर बैठ के बात करें तो हम क्या इसको सुलझा नहीं सकते हैं, लेकिन हम बैठना नहीं चाह रहे हैं, है ना। हम इसकी बात अभी आगे करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करा जाता है उसकी भी बात करी मैरी पाकर फॉलेट ने। आइए हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का या फिर कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइजेशन करने का क्या तरीके हैं। 3 तरीके बताए हैं उन्होंने, डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज़, डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज़ और साथ ही साथ इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले आते हैं डोमिनेशन में। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट जो इस टाइम कर रहे हैं, अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं ब्राज़ील के ऊपर, इंडिया के ऊपर कितने ज़्यादा टैरिफ्स उन्होंने थोप रखे हैं, है ना। तो वो अपनी पावर, अपनी इकोनॉमी, अपने डॉलर्स का जो माइटी यूएस, उनके अकॉर्डिंग जो माइटी यूएस इकोनॉमी है, उसका वो डोमिनेंस दिखा रहे हैं हम सब पे। ठीक है, इंडिया और ब्राज़ील ये दो एक मतलब ऐसे मात्र देश हैं जिनके ऊपर इतना हाई टैरिफ लगा रखा है। ठीक है, तो ये डोमिनेशन है कि मतलब एक जो पार्टी है उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो दूसरे पार्टी के वैल्यूज़ के ऊपर हावी हो रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा पार्टी है वो कुछ कर भी नहीं रहा है। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा आपका उदाहरण है आपके डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने वे बताया वो है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ है, लेकिन जो पहली पार्टी और दूसरी पार्टी है वो दोनों लोग साथ में आके अपने अपने वैल्यूज़ को बताएंगे, कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे लैक हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हुए कुछ इनकी चीज़ें मानी जाएंगी, कुछ इनकी चीज़ें मानी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों की वैल्यूज़ को मतलब हम लोगों ने एक तरह से कंसीडर भी कर लिया, बट दोनों की वैल्यूज़ कहीं ना कहीं एक तरह से निगलेक्ट भी करी गई। ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये आगे चल के डोमिनेशन और जो कॉन्फ्लिक्ट है, सॉरी डोमिनेशन और कॉम्प्रोमाइज़ है, आगे चल के फिर से रीएम्बर्ज कर सकते हैं किसका, आपके कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे मेथड पे, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट को एक यूटिलाइज कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में, वो है हमारा इंटीग्रेशन। मैरी पाकर फॉलेट के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट वे है आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। ठीक है, कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके ब्रेन में कुछ भी कॉन्फ्लिक्टिंग तार चल रहे हों, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली से, कुछ भी चल रहा हो, अपने रिलेशनशिप में, अपनी पढ़ाई में भी, तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है इसमें इन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें हैं ना, हम इंटीग्रेशन के भी इन्होंने स्टेप्स दिए हैं, 6 स्टेप्स बताए हैं मैरी पाकर फॉलेट जी ने, कि इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। पहले आएंगे, बैठेंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टियां हैं, मतलब 1-2 पार्टीज़ हैं, तो पार्टी ए और बी दोनों साथ में बैठेंगी टेबल पे और अपनी अपनी बातें रखेंगी। यहाँ पे अपनी अपनी बातें रखी, इन्होंने बैठे बातें रखी और उसके साथ में उन बातों को, जो भी उन्होंने बातें रखी उनको उनके ही टुकड़ों में तोड़ दिया। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी चीज़ों को तोड़ दिया, कि मतलब इन इन चीज़ों को मिला करके वो कॉन्फ्लिक्ट बना था, वो कॉज बना था, उस कॉज को उन्होंने ब्रेक कर दिया डिफरेंट डिफरेंट मिनी कॉजेज़ में, कि हाँ ये कॉजेज़ को हम थोड़ा थोड़ा काम करके चलाएंगे ना
तो वो जो बड़ी कॉज है वो भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ दिया और इनके ऊपर अब हमें काम करना है। तो कैसे, इन टुकड़ों में तोड़ दिया, अब एक एक को हम बात करेंगे, इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे एक दूसरे से, और यहाँ पे हम लोग अपने अपनी बातों को रखेंगे कि यहाँ से हम मदद करेंगे, ऐसे आप मदद करिए, यहाँ से हम अपना ये मतलब चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट को हटाएंगे और यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। ये लंबे समय के लिए होता है। ये जो इंटीग्रेशन है इसका तरीका जो है, इससे जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है वो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे इंटीग्रेशन है, अगर इंडिया पाकिस्तान चाहें क्यों ना बात कर लें बॉर्डर के मुद्दे पे, क्यों ना बात कर लें कश्मीर के मुद्दे पे, लेकिन इंटीग्रेशन केवल एक पार्टी चाह रही है, दूसरी पार्टी चाह ही नहीं रही है ना। दूसरी पार्टी चाह ही नहीं रही है, जिसका नाम बहुत ही गलत रखा गया पाकिस्तान, ना पाकिस्तान होना चाहिए था उसका नाम। लेकिन जब वो चाह ही नहीं रही है बैठना, कुर्सी पे बैठना चाह ही नहीं रही है कि हाँ हमारे साथ में बात करें, वो तो केवल एक ही काम करने आए हैं, आर्मी द्वारा अपनी स्टेट को रन करवाना है और साथ में टेररिज्म फैलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर पाकिस्तान और इंडिया बात कर लेना तो सारी चीज़ों का मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे डोमिनेशन और मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता, ठीक है। अगर इसका इंडिया और पाकिस्तान से मिला के हम एक उदाहरण देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि डोमिनेशन जो है, डोमिनेशन में ऑपरेशन सिंदूर हमारा डोमिनेशन था, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर। देन कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, हमारा कॉम्प्रोमाइज़ और पाकिस्तान का कॉम्प्रोमाइज़ है ट्रेड में, टूरिज़्म में, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। जो एशिया कप हुआ आपने देखा ना, कैसा पाकिस्तान के मतलब जो भी प्लेयर्स थे वो कितनी ओछी हरकतें कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्शन टूट रहा है और एक दूसरे में हेटरेट फैल रहा है उनके प्रति, हमारे में, और उस तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज़ है। इंटीग्रेशन होगा तो बेस्ट होगा। ऑर्डर्स से आप क्या समझते हैं? ऑर्डर्स का मतलब है कि कोई अथॉरिटी है वो आपको ऑर्डर दे रही है, आपके ऊपर जो इमीडिएट बॉस बैठा है और जो अल्टीमेट बॉस है जो कि ओनर है कंपनी का या फिर आपका मतलब डायरेक्टर्स में आते हैं, तो वो जो हैं वो ऑर्डर्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। हायरार्की में हैं आप, मान लीजिए इस जगह पे हैं और ये आपके इमीडिएट बॉस, ये आपके हुए, इनके लिए तो आप बॉस हुए अपने नीचे वाले मतलब लेवल्स के लिए, और आपके ऊपर वाले लेवल के लिए वो बॉस हैं और वो आपको मतलब ऑर्डर्स दे रहे हैं। अब क्या होता है ऑर्डर्स, कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी, एक बॉस बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स देता है, एक सुपरवाइज़र बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स देने लगता है किसी को, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स देने लगता है, गिविंग टू मच ऑर्डर्स। और कभी कभी कोई ऑर्डर ही नहीं देता है, वो सोचता है कि मेरी आँखों से इशारे से वो समझ जाएगा, वो इतना जान गया है मुझे। कभी कभी होता नहीं है कि यूँ करके यूँ आँखें दिखा दी कि तो कोई नया है तो उसमें तो नहीं चलेगा, है ना। कोई नया है वो समझ ही नहीं पाएगा, वो तो सोचेगा ये कैसी हरकतें कर रहा है, कैसे इशारे कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा ना कि वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप मतलब होता नहीं है बिल्कुल ऑर्डर ही ना दो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा चल ही नहीं पाएगा। और बहुत ज़्यादा ऑर्डर दो, ऐसे भी नहीं चल पाएगा। तो मैरी पार्कर फॉलेट का कहना है कि बीच का रास्ता अपनाओ, जैसे जिसकी बात एरिस्टोटल भी करके गए हैं और साथ में गौतम बुद्धा जी भी करके गए हैं, भगवान गौतम बुद्ध भी करके गए हैं कि बीच का रास्ता हमें अपनाना चाहिए और ज़्यादा ना एक्सट्रीम में जाना चाहिए, दोनों तरफ बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बीच का मार्क क्या है कि आपको लॉ ऑफ सिचुएशन क्रिएट करनी है, लॉ ऑफ सिचुएशन क्रिएट करनी मैरी पार्कर फॉलेट बताती हैं। ये लॉ ऑफ सिचुएशन क्या है? लॉ ऑफ सिचुएशन ये है कि एक सिचुएशन बनानी है जिसमें हम ऑर्डर्स भी दे रहे हैं लेकिन पर्सनलाइज्ड ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन पर्सनलाइज्ड ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, डीपर्सनलाइज्ड ऑर्डर दे रहे हैं। डीपर्सनलाइज्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? डीपर्सनलाइज्ड ऑर्डर का मतलब है कि हम किसी का नाम लेके ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम एक टीम को बुला रहे हैं, टीम को बैठा रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, उनके ऊपर काम है, उन मेंबर्स के ऊपर काम है, लेकिन हम इंडिविजुअली किसी को मतलब ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम डीपर्सनलाइज्ड ऑर्डर दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझें और खुद आगे बढ़ें, ठीक है। मैरी पार्कर फॉलेट ने यहाँ तक बताया कि ऑर्डर देने कैसे हैं। पहले कॉन्शियस एटीट्यूड को चेक करना है कि कॉन्शियस कहता है वो चंचल है, बात सुनता है, वो डेडिकेटेड है, वो डिसिप्लिन है या नहीं है एम्प्लॉय मेरा, ठीक है। ये सब चीज़ें चेक करना है। देन उसके बाद में हम क्या देखेंगे? रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कुर्सी पे वो बैठा है
उसकी लाज रख रहा है या नहीं रख रहा है, कि मतलब उसको देख रहा है, काम मिल गया है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी टेंशन में है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए सोच रहा है, उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, थर्ड है एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, मतलब मैंने काम दे दिया, अब चेक करना है कि उसका रिएक्शन क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, कि मतलब अगर मैंने कोई ऑर्डर दे दिया है उसको कि हाँ ये काम होना चाहिए, अगर उसकी कैपेबिलिटी में है, उसकी कैपेसिटी में है, वो कर लेगा, तो वो खुश है कि हाँ डन मैं कर दूंगा, ठीक है, उन डेडलाइन दे दिया कि हाँ 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि हाँ 100 किलो का वेट उठा के उधर रखना है प्लेट, अब वो खुद 40 किलो का है, कैसे उठा के रखेगा, वो तो पहले ही देख कैसे करेगा ना, रिएक्शन देगा कि बहुत ही अजीब रिएक्शन देगा कि हाँ वो नहीं कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे किसमें, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड में। नहीं देन हम लोग लास्ट स्टेप में आ जाएंगे ऑर्डर के कि हाँ रिजल्ट एटीट्यूड, कि हाँ पहले हमने चेक कर लिया कि कॉन्शियस कैसा है, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, फिर उसके बाद में हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब जब हमें पता चल गया कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, ये काम में खुश रहता है, तो हम रिजल्ट एटीट्यूड के द्वारा अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई करेंगे कि हाँ कि ये मान लो हाँ 40 kg का है, तो इसको हम फिज़िकल काम नहीं दे के एक मेंटल काम देते हैं कि हाँ जाके अपना लैपटॉप पे हम लोगों के लिए, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए चार्ट बना दे, ये बना दे, पीपीटीज बना दे, ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक की, जिन मैरी पार्कर फॉलेट ने जिसे उठाया, जो कि है पावर। एक टॉपिक है पावर ओवर, दूसरा टॉपिक है पावर विथ, ठीक है। पावर ओवर में मैंने ये रेड डेविल बना रखा है, और पावर विद में ये इनोसेंट सा फेस बना रखा है, इमोजी बना रखा है, जो कि बहुत हैप्पी है। पावर ओवर का मतलब है कि अपनी पावर, अपनी कुर्सी का बहुत ही गलत तरीके से कोअर्सिव वे में जाकर के इस्तेमाल करना। आप अपनी चीज़ों को थोप रहे हो, अपनी चीज़ों को इम्पोज कर रहे हो, ठीक है। कोअर्सिव है, फोर्सफुल है, यानी कोअर्सिव है, और प्लस साथ में इम्पोज्ड डिसीजन मेकिंग, इम्पोज्ड डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है, इसमें फिर से हम एग्जांपल ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल ले सकते हैं। और फिर हम इसमें अगर देखें पावर विद में, पावर विद का मतलब है हम साथ में लेके, विद का मतलब ही है साथ, हम साथ में लेकर के एक टीम की तरह काम करेंगे, हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं और हमारे जो साथ में हमारे कोवर्कर्स हैं, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स हैं, हम उनके साथ में मिल करके काम करेंगे। कि मतलब मान लो सबऑर्डिनेट को हमने ऑर्डर दिया, उसके बाद में क्या हुआ कि वो उस काम में कंफर्टेबल नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, तो हम उसके पास जाकर पूछ भी सकते हैं कि हाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो बता देगा, तो हम उस तरह से काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसका एक पावर विद का एग्जांपल अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखें, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया रशिया रिलेशंस जो हैं, जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे, तो हमने क्या पूछा कि हमें क्या सस्ता तेल मिल जाएगा, तो रशिया ने कहा हाँ मिल जाएगा, उसके लिए ये कंडीशन है, हम लोग रूपी रूबल और इन सब में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि डॉलर्स में नहीं हम ट्रेड कर पाएंगे अपना, तो हम रूपी और रूबल का ट्रेड कर लेंगे। तो इस तरीके से पावर विद होता है, ठीक है, अपने साथ में लेकर के चलना। अब बात करते हैं हम अपने चौथे टॉपिक की, जो कि मैरी पार्कर फॉलेट ने उठाया, वो कि जो कि है हमारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। अगर आपके पास में पद बड़ा है, अगर आपके पास में पद बड़ा है, तो आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पहले तो समझते हैं अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी वेस्टेड पावर है, वेस्टेड पावर है, वेस्टेड पावर है, वेस्टेड पावर है कि आप अपनी चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशनल जो टास्क हैं उनको करवाने के लिए आपके पास में वेस्टेड पावर है, कुर्सी के दम पे आप उसको अपने काम को डन करवा सकते हो, ठीक है, अपने काम को करवा सकते हो। ये इसको अथॉरिटी की डिफिनेशन है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को मैरी पार्कर फॉलेट नहीं मानती हैं, उसको कहते हैं मिसनॉमर है, मतलब आप अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। डेलीगेशन का मतलब है अपनी अथॉरिटी को दूसरी, मतलब जो निचली हमारे हमसे जो नीचे की लेयर है या लेवल है, उसको हम मतलब पास कर देंगे कि हाँ ये अथॉरिटी थी मेरे पास में कि हमें इस पे साइन करना है, तो आप साइन करिएगा। अगर मान लीजिए अगर मेरे पास में फाइनेंस की पावर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं 2 लाख 3 लाख रुपए तक का कोई भी मतलब कुछ भी
कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना है, कुछ करना है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार था। तो मैं ये कर दूंगा कि मेरे से इमीडिएट निचला जो तबका है उसके पास में 50,000 60,000 तक का मतलब जो भी सामान लेना देना है वो सब वो खुद से अपने साइन से कर सकता है, उसकी अथॉरिटी मैं उसको डेलीगेट कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार मैं ही रहूँगा। लेकिन इन्होंने इसको मिसनॉमर बताया है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अथॉरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अथॉरिटी को भी वो नहीं मानती हैं, ठीक है। अथॉरिटी जो जहाँ पर है फंक्शनल अथॉरिटी को माना है उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहती हैं वो फंक्शनल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फंक्शनल होनी चाहिए कि मतलब जिसको जो आता है उस हिसाब से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाने का काम करूँगा, अगर किसी को ग्राफिक्स का काम आता है तो वो पीपीटी डिज़ाइन करेगा, वो सारी चीज़ें बनाएगा, वीडियो एडिट करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। अगर किसी को केवल कंटेंट का काम अच्छा लगता है तो वो कंटेंट बना के देगा। बस ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो फंक्शनल होती हैं, वो कहीं से भी किसी भी चीज़ से फाइनल अथॉरिटी और जो भी चीज़ें हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उनको नहीं मानती, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 5वें टॉपिक पे, जिसको मैरी पार्कर फॉलेट ने बहुत ही एलेबरेट तरीके से बताया है। ये 5वां जो चीज़ है वो है 5वां एस्पेक्ट, वो है हमारे पास में कंट्रोल। कंट्रोल में उन्होंने डिवाइड कर दिया कि कंट्रोल मैन कंट्रोल हो सकता है और फैक्ट कंट्रोल हो सकता है। मैन कंट्रोल मतलब है कि आप एक आदमी को देख रहे हैं जिससे गलती हुई है, आप उसी को देख रहे हैं और उसी को पनिशमेंट दे रहे हो, ये हो गया मैन कंट्रोल, ठीक है। ये एग्जांपल है कि गलती हुई, ए बॉस है और सी ए बॉस है और जो बी है वो उसका सबऑर्डिनेट है, इससे हो गई गलती, ठीक है, इससे हो गई गलती, ये हो गया उदास, ठीक है, इससे हो गई गलती, ये हो गया उदास। अब ए क्या है, इसको पनिश करेगा, इसकी पेमेंट से 500 रुपया काट दिया, ये और उदास हो गया, तो अब ये क्या है, मैन कंट्रोल है। तो ये अपना जब उदास हो गया, ये क्या हंसी खुशी काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसको अच्छा ही लगेगा कि 2-3 साल से काम कर रहे हैं और जगह से गलती हुई 500 रुपये कट गए मेरे, तो ये तो काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। ये समझ गए, ये मैन कंट्रोल है। इसको बोल सकते हैं सुपर इम्पोज्ड कंट्रोल बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही बुरी तरीके से इम्पोज करा जा रहा है। अब ये आता है हमारे पास में फैक्ट कंट्रोल। दूसरा फैक्ट कंट्रोल क्या है, फैक्ट कंट्रोल ये है कि हाँ इसने गलती करी, इस इंसान ने गलती करी, लेकिन इसको बुलाएंगे, पूछेंगे कि गलती करी मतलब गलती हुई कैसे, क्या क्या है उसकी, मतलब जो रूट कॉज है ना वहाँ तक जाएंगे और हम काम करेंगे उस रूट कॉज पे। मान लो ये अगर लेट पहुँचा है, तो अगर इसके पास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर ये आता है और ये लेट पहुँचा है, तो ये लेट पहुँचा क्यों है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है और बहुत दूरी से आता है। तो हम क्या करेंगे, अगली बार बोनस इतना थोड़ा बहुत बढ़ा के इसको एक स्कूटी या फिर कोई मतलब इस तरह का कर देंगे कि हाँ इसका अरेंजमेंट कर देंगे आने जाने का। कैब अगर आती जाती है हमारे कंपनी की, तो हम क्या करेंगे, कंपनी की कैब में इसका भी नाम करवा देंगे और इसका जो भी चार्जेस है थोड़ा बहुत वो कम करवा के इसको ऐड कर देंगे, ताकि ये आराम से टाइम टू टाइम यहाँ से आके जा सके, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये फैक्ट कंट्रोल है। इसमें क्या होगा, आदमी खुश हो जाएगा, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा। और ये जो है सेल्फ रेगुलेटरी होता है, ये सेल्फ रेगुलेटरी होता है कि हाँ मैंने गलती करी कि लेट आ गया, अब कंपनी ने मेरे लिए ये अरेंजमेंट करके दिए हैं, तो मैं अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करूँगा कि जल्दी उठूँगा, जल्दी निकलूँगा तो जल्दी पहुँचूँगा और उसके बाद अपना काम अच्छे से करूँगा, यानी प्रोडक्टिविटी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। तो क्या अच्छा है, फैक्ट कंट्रोल। मैरी पार्कर फॉलेट फैक्ट कंट्रोल के साथ जाती हैं।